मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई बीए पार्ट थर्ड पश्चिमी राजनीतिक विचारक, जिसमें आज हम देखेंगे तीनों संविदावादी विचारक का तुलनात्मक अध्ययन, हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करना राज्य का अनुबंधवादी सिद्धांत की सटीक व्याख्या देखने को मिलती है। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही राज्य को एक कृत्रिम संस्था के रूप में स्पष्ट करते हैं। तीनों ने अनुबंध से पहले मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकारों का तीनों ने चित्रण किया। तीनों ने अपने अपने तरीके से संप्रभुता की व्याख्या की, शासन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अनुबंध के आधार पर जो नवीन राज्य का स्वरूप है, उसकी तीनों ने अपने अलग अलग तरीके से व्याख्या की। अब हम क्रमबद्ध रूप में तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सबसे पहला बिंदु लेते हैं मानव स्वभाव। हॉब्स ने अपने ग्रंथ लेवियाथन में मानव स्वभाव का जो चित्रण किया, व्यक्ति को पूर्णतः असामाजिक, अहंकारी, कपटी, धूर्त और दुर्गुणों से परिपूर्ण माना। निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहने वाला जीव के रूप में मानव स्वभाव का चित्रण किया। उसमें अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं थी। छल, कपट, धोखा, अनैतिकता, अवैधता आदि के द्वारा अपना आचरण करता था। इसके विपरीत लॉक का मानव एक सामाजिक मानव था। वह दयालु, परोपकारी, नैतिक प्राणी, न्याय अन्याय में भेद करने वाला जीव था। उसको किसी जीव की मृत्यु पर अत्यंत करुणा होती थी। आत्मरक्षा और करुणा से प्रेरित होकर ही व्यक्ति अपने दैनिक व्यवहार का निर्धारण करता था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो मानव था, वो पहले सद्गुणों से परिपूर्ण था और वह भोला और एक सभ्य जीव था। उसके पास अपना विवेक नहीं था। जीवन पूर्णतः सुखी था, लेकिन बाद में उसमें परिवर्तन हो जाता है। तेरी और मेरी की भावना का विकास होता है। यहाँ से उसमें दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। इसलिए रूसो ने कहा कि मेरा अज्ञानपन, मेरा भोलापन, मेरा गरीबी, मेरा पिछड़ापन वापस लौटा दो तो मैं सुखी हो सकता हूँ। लेकिन एक व्यक्ति ने जब ये एक बाड़े को घेर कर ये कहा कि ये मेरा है, यहाँ से तेरी और मेरी की भावना का उदय होता है और मानव का स्वभाव उसी प्रकार बन जाता है जैसा कि हॉब्स ने बताया। तीनों ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को राज निर्माण से पहले की अवस्था के रूप में चित्रित करके बताया कि कोई नियम नहीं थे, मानव जीवन एकाकी था, निरंतर युद्ध और संघर्ष होते थे, सामाजिक मानदंडों को निर्धारित करने वाली संस्था नहीं थी, मानव निरंतर युद्ध करते थे और एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार मानव स्वभाव के अनुरूप ही हॉब्स ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। लॉक ने
जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें ये बताया कि प्रकृति में व्यक्ति नैतिक आचरणों के द्वारा अपना जीवन नियंत्रित करता था, एक दूसरे का सहयोग करता था, एक दूसरे पर दया रखता था और उसमें व्यक्ति प्राकृतिक अधिकार उसको प्राप्त थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है, ये एक प्राकृतिक अधिकार होने के कारण व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे। रूसों की प्राकृतिक अवस्था पहले बहुत अच्छी और व्यक्ति को कोई चीज़ न तो आकर्षित करती थी न विकर्षित करती थी, आनंद का जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक दशा का निर्धारण करने के लिए उसके पास नैतिकता थी, न्याय की धारणा से प्रेरित था। लेकिन ये प्राकृतिक अवस्था बाद में इसमें भी मानव स्वभाव में जो परिवर्तन होता है उसी के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार तीनों ही विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। अब तीनों ने राज्य की उत्पत्ति का संविदावादी सिद्धांत का समर्थन करते हुए इसकी व्याख्या की। हॉब्स ने लेवियाथन में जो समझौता किया वो इस तरीके से था कि मैं अपने ऊपर शासन करने के इस व्यक्ति या सभा को, संस्था को देता हूं कि तुम भी अपने सब अधिकार दे दो। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार व्यक्ति अपने ऊपर शासन करने के संपूर्ण अधिकार उस लेवियाथन को दे देते हैं और व्यक्ति शून्य बनकर रह जाता है। लॉक का जो समझौता था वो इस तरीके से था कि मैं अपने ऊपर शासन करने के कुछ अधिकार इस शर्त पर देता हूं कि तुम भी अपने कुछ अधिकार इसे दे दो। तो परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने तीन मूलभूत अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, तीन अधिकारों का परित्याग नहीं करता है। लॉक के अनुसार व्यक्ति कुछ पाता है और कुछ खोता है और प्राप्त करता है अपने अधिकारों की रक्षा करना और खोता है जो अधिकार हैं उनके ऊपर शासन करने के अधिकार है उसको खो देता है। लॉक ने जो समझौता किया, हॉब्स ने जो समझौता किया, उसी के अनुरूप रूसो ने भी समझौता किया। उसने इस तरीके से किया अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार तुमको देता हूं और तुम सब अधिकार मुझे दे दो। अब प्रश्न उठता है कि शासन कौन करेगी? इसके उत्तर में रूसो कहता है कि शासन करेगी सामान्य इच्छा। परस्पर विरोधी विचारों के आदान प्रदान से स्वार्थमयी भावना नष्ट हो जाएंगी और एक कल्याणकारी इच्छा का विकास होगा और जिससे वो कल्याणकारी इच्छा व्यक्ति पर शासन करेगी। तो इस प्रकार तीनों ने जो समझौता किया वो अलग अलग तरीके से किया। समझौते के कारण के आधार पर तीनों का तुलनात्मक अध्ययन हम करें तो हॉब्स के अनुसार समझौते का कारण था जो प्राकृतिक की जो भयावही दशा थी, उस भयावही दशा से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति ने समझौता किया। लॉक के अनुसार समझौता इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने की कोई संस्था नहीं थी और उल्लंघन करने वाले को दंड देने वाली सत्ता नहीं थी। इसलिए इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों ने परस्पर समझौता किया। तो इसी प्रकार रूसो ने बताया कि समझौता का जो कारण था, पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है और उसमें पूर्णतः अराजकता स्थापित हो जाती है। इसलिए व्यक्ति ने अपनी सुख और शांति के लिए समझौता परस्पर करके सामान्य इच्छा के द्वारा शासित होना स्वीकार किया। तीनों ने जो नया राज्य अस्तित्व में आया संविदा के माध्यम से उसके स्वरूप की व्याख्या की। हॉब्स ने निरंकुश सत्ता का समर्थन किया,
लॉक ने सीमित राजतंत्र का समर्थन किया और रूसो ने प्रजातंत्र का समर्थन किया। इस प्रकार एक निरंकुश राजतंत्र, दूसरा सीमित राजतंत्र और तीसरा प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वाले राज्यों की तीनों ने व्याख्या की। इसी के अनुरूप संप्रभुता की जो धारणा है उसकी व्याख्या तीनों ने की। हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया, लॉक ने सीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया और रूसो ने लोक प्रभुता की अवधारणा को विकसित किया। तो इस प्रकार हॉब्स, लॉक, रूसो के विचारों का ये तुलनात्मक अध्ययन है, जिसके आधार पर हम तीनों संविदावादी जो विचारक हैं उनके विचारों में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य की दृष्टि से तीनों विचारकों की अवधारणा में मूलभूत अंतर देखने को मिलता है। धन्यवाद।